क्या जबरदस्त मैच खेला है ओमान की टीम ने इंडिया के अगेंस्ट। ओमान के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर और आज सर ऊंचा करके उनको मैदान से बाहर जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, हम सबको ऐसा ही लग रहा था कि अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, इंडिया 180 190 200 लगाएगा और शायद ओमान की टीम 30 40 50 60 रन पे आउट हो जाएगी। लेकिन भाई साहब, ओमान ने क्या बैटिंग की है। इवन उन्होंने बॉलिंग भी पैचेस में बड़ी डिसेंट की है। सो बहुत कुछ ओमान इस टूर्नामेंट से लेके जा रहा है। अब आईसीसी की यहां पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी टीम्स का हाथ पकड़े। हमने ओमान के अंदर जरासीम देखे इंप्रूवमेंट के, हमने यूएई को देखा। यूएई ऑन द डे किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। अब ये जो टीमें हैं इन्होंने कैसे इंप्रूव करना, ये चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड इनके अगेंस्ट खेल के इंप्रूव नहीं करेंगी। जब आप इनको अच्छी टीमों से खिलाएंगे ये वहां पे जाके सीखेंगे। जब कोई लो रैंक टीम का प्लेयर किसी बड़ी टीम के साथ खेलता है ना, वो उसको ऑब्जर्व करता है, वो ड्रेसिंग रूम भी उनका देखता है कि कैसे मैनेज हुआ है। बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलता है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आईसीसी की यहां पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई बड़ी टीम टूर कर रही है, मिसाल के तौर पे जैसे इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया का टूर किया था, उसमें 9-10 दिनों की ब्रेक थी एक टेस्ट मैच के दौरान। तो अगर आप इतनी लंबी लंबी ब्रेक्स दे रहे हैं और इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई है, तो उस रीजन में जो इमर्जिंग टीम है आप उनको इनवाइट करके एक आधा कोई मैच खिला दें। मतलब अगर कोई टीम इंडिया आई हुई है तो डेफिनेटली आप नेपाल को बुला सकते हैं, आप ओमान को बुला सकते हैं। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मतलब कोई एक वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं। सबसे पहले मैं ओमान की बैटिंग से शुरू करता हूं। आमिर कलीम एंड हमाद मिर्जा, भाई साहब, एक बुमराह ही नहीं था ना। मतलब उनकी टीम में पांड्या भी है, अर्शदीप भी है, हर्षित राणा भी है, कुलदीप यादव भी है, अक्षर पटेल। मतलब ये सारे वो प्लेयर हैं जो शायद संडे को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, शायद के डेफिनेटली खेल रहे होंगे। तो कितना कुछ ओमान लेके जा रहा है इस मैच से, बड़ा उनको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। क्या छक्के लगाए हैं इनके बैटर्स ने। मतलब अगेन आपको बहुत बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए। इतना, इसको मैं क्लोज गेम ही कहूंगा, कितना आपने जिगर गुर्दा दिखाया है। काश अगर ओमान ने 188 की बजाय इनको 160 170 पे कहीं पे रोका होता तो भाई साहब आज एक अनबिलीवेबल चीज होती। इंडिया ने इस गेम को बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ था। अच्छा, होता क्या है कि जब आप किसी लो रैंक टीम से खेलते हैं तो आप बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक हद तक एक्सपेरिमेंट ठीक लगते हैं। मिसाल के तौर पे आज शायद सारे इंडियन फैंस को यही लगा कि सूर्या कुमार यादव जो खुद बैटिंग करने नहीं आए, उन्होंने शायद ज्यादती कर दी। और मैं उसको बल्कि ऐसे पोर्ट्रे करूंगा कि वो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट भी थी ओमान के लिए। देखो, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप जब किसी लो रैंक टीम से खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल ही अपनी BCD टीम खिला दें, चलता है। लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो अमर्जिंग टीम्स हैं जिनके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है ऊपर आने का, ये इंतजार करती हैं इनको 1.5-2 साल के बाद एक दफा खेलने का मौका मिलता है। इनके लिए बहुत बड़ा एक मौका होता है कि आप अपनी पूरी टीम इनके अगेंस्ट खिलाओ, उनको भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो सूर्या कुमार यादव का बैटिंग करने ना आना और उनके ऊपर अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव सबको ऊपर भेज देना, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। और अगेन इसको मुझे डिसरिस्पेक्ट लगी ये ओमान की, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इंडिया की बैटिंग से मैच को शुरू से डिस्कस करना शुरू करते हैं। टॉस इंडिया ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और शुरुआत अभिषेक शर्मा ने जो प्रोवाइड की। हालांकि पहली बॉल पे LBW की अपील भी हुई थी लेकिन बॉल बाहर था तो उनको एक दूसरी लाइफ मिली। लेकिन अभिषेक शर्मा, क्या खूबसूरत टैलेंट इंडिया को मिला है। और अभी तो आने वाले कुछ सालों में हमने अभिषेक शर्मा की राइज देखनी है। अभिषेक शर्मा बहुत
टॉप का प्लेयर है, जिगर गुर्दे वाला प्लेयर है, चैलेंज लेता है, बड़े बॉलर को चार्ज करता है। सो आज भी 253 के स्ट्राइक रेट से, मतलब आप अभिषेक शर्मा एक ऐसा बैटर है कि आप क्या प्लान करके जाओगे उसके अगेंस्ट। मैं एशिया कप शुरू होने से पहले भी काफी मैंने वीडियोस देखी अभिषेक की, और जो इंडियन फैंस हैं वो तो डेफिनेटली अभिषेक को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। 90% वो ऑफ साइड पे खेलता है, और अगर आप उसको लेग साइड पे भी बॉल करवा रहे हैं तो वो शायद बना के ऑफ साइड पे खेल लेता है। ऐसे प्लेयर लगता है कि यार इनकी लेग साइड वीक होगी, लेकिन जब वो लेग साइड पे या सामने कहीं पे मारता है तो उतना ही अच्छा लगता है जितना वो ऑफ साइड पे लगता है। तो बड़ी खुशी होती है एक ऐसे टैलेंट को देख के जो क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। दिस इज गुड फॉर क्रिकेट, बिकॉज मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, आप देखो सन जयसूर्या ने जिस चीज की शुरुआत की थी, उससे पहले सर विवियन रिचर्ड्स, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट को आगे लेके गए हैं। तो आज के दौर में डेफिनेटली अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है इंडियन टीम में जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है फ्यूचर का, और T20 क्रिकेट का फेस है अभिषेक शर्मा। उन प्लेयर्स में से एक है जो T20 को रिप्रेजेंट करते हैं। शुभमन गिल, आज बड़ा ही अच्छा बॉल पड़ा शाह फैसल का। शुभमन गिल को 5 स्कोर पे बोल्ड हो गए, और शुभमन गिल का ये दूसरा मैच, मतलब बुरा ही कहूंगा इसको मैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको एक छोटा सा एक स्टार्ट मिला, लेकिन फिर साइम अयूब की बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई उनको। देखो शुभमन गिल ना इंडिया की T20 टीम में फिट नहीं बैठता। अब आप मानो या ना मानो, शुभमन गिल कभी भी इंडियन टीम की प्रायोरिटी नहीं था T20 में। मतलब यशस्वी जायसवाल को इन्होंने बाहर किया हुआ है, होना तो श्रेयस अय्यर को भी चाहिए था इस टीम में। जायसवाल का पहला हक बनता था रोहित और विराट के बाद कि वो परमानेंट मेंबर बनता, लेकिन वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत गलत चीज है कि यहाँ पे बड़े नामों को आगे किया जाता है, उनको रोल दिया जाता है। और शायद जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान शुभमन गिल की बारियां लगी, और वहां पे जो शुभमन की अच्छी कप्तानी हमने काफी डिफरेंट सेशंस में देखी, उसका इंपैक्ट T20 में भी पड़ा, जो कि असूलन होना नहीं चाहिए। मतलब शुभमन, अगर आप इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को निकाल दो तो शुभमन गिल मेरा नहीं ख्याल इंडिया के T20 के प्लान्स में था। ये इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बाद शुभमन गिल इनके T20 के प्लान में आया है। तो दो फॉर्मेट्स को मिक्स किया, लेकिन अगेन उनकी एबिलिटीज के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। आई होप बस संडे को वो ना चले परसों पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन रन्स तो आएंगे। ही इज ए गुड प्लेयर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपने कंपैरिजन ये करना होता है कि अगर शुभमन टीम में है तो उसकी जगह कौन टीम में नहीं है, ये आपको देखना होता है। और शायद जायसवाल के साथ बड़ी ज्यादती की है। संजू सैमसन, जिनको शायद पहले मैच से पहले हमें लग रहा था कि इतना हम प्लेइंग 11 में नहीं देखेंगे एशिया कप के दौरान, लेकिन इंडियन टीम ने उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मिडिल ऑर्डर में उनको रखा गया था लाइनअप में, लेकिन आज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था कि उनकी बारी आती। उनको आज 1 डाउन बैटिंग कराई गई। टाइम लिया उन्होंने, शुरू में थोड़ा सा फंसे, और 45 बॉलों पे उन्होंने भी 56 किया। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली हम तवक्को कर रहे थे कि यहाँ पे स्काई आएगा, लेकिन चलो हार्दिक पांड्या का भी ऊपर आना थोड़ा सा समझ आता था कि यार हार्दिक पांड्या को भी रन्स चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बैड लक होती है, हाथ लग के अगर आप रन आउट हो जाओ। अक्षर पटेल की हद तक भी ठीक था, मतलब शिवम दुबे भी ऊपर आता है, चलो आपको थोड़ी समझ आती है, लेकिन सूर्या कुमार यादव बैटिंग करने नहीं ना आया, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस चीज की। अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखा कि इनके जो स्पिनर हैं शकील अहमद, हालांकि 3 ओवर में सिर्फ 33 रन उन्होंने दिए, लेकिन जो एनर्जी वो ऑन द फील्ड दिखाते हैं, एक समा बन जाता है उनकी एनर्जी से। सो मुझे शकील अहमद, प्रोबेबली ही इज फ्रॉम सियालकोट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी एनर्जी मुझे बड़ी पसंद है। जिस तरह ये हर बॉल पे विकेट चाह रहा होता है, मजा आता है इनको देख के। एंड शाह फैसल, हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनकी बॉलिंग देखी, नया बॉल इनको करना आता है भाई साहब। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें ली शुभमन गिल और संजू सैमसन की, जो कि डेफिनेटली शाह फैसल के लिए भी गोइंग फॉरवर्ड आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने इंडिया के खिलाफ मैं कुछ करके बाहर आया हूं। इसके अलावा इनकी टीम में आमिर कलीम, जो कि 3 ओवर में 31 रन 2 विकेटें, लेकिन बल्ले के साथ आमिर कलीम एंड ओमान, मतलब मुझे बड़ी खुशी है ऐसी टीम जिसको कोई रेट नहीं करता, जो ऑन द डे आके एक दुनिया की
पहली या दूसरी टीम जो भी आप कह लो उसके अगेंस्ट खड़े हो और उनको दिखाए अपना जिगर गुर्दा के यार वी आर हेयर टू विन। आप हमको इजी ना लें, हम शायद जीते ना लेकिन हम पूरी जान लगा देंगे। और शायद आखिर में बड़े लोगों को लग रहा होगा कि ओमान को अपसेट कर सकती है, लेकिन मतलब ओमान शायद जीत भी जाती, लेकिन इंडियन टीम है तो खैर एक बड़ी टीम, आखिर में उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, जब इनको 18 बॉलों पे 48 चाहिए था ना और इनका एक ही आउट था, तो वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे लगा कि यार शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनके छक्के चौके लग रहे थे। हमाद मिर्जा ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया, मैंने पहली दफा इनको बड़े गौर से देखा है। आमिर कलीम की तो हमने बैटिंग टूर्नामेंट में पहले देखी है कि अपना टाइम लेके सुकून से वो टांग रख के खेलता है, तो उसका हमें पता था। और ऊपर से इनके कप्तान जतिंदर सिंह, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से भाई साहब मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं इस टूर्नामेंट में। स्माइल करते हैं, हंसते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, एक एनर्जी नजर आती है, तो मुझे बड़ा पसंद आया है जतिंदर सिंह। आई थिंक लुधियाना से है ये, और बड़ा मुझे अच्छा लगा है एज एन इंडिविजुअल। ये इंडियन टीम की बॉलिंग को देखो, अगर मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूं तो बड़ी मार पड़ी है भाई साहब। मतलब अगेन बुमराह नहीं है ना, लेकिन पांड्या, अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप, अक्षर पटेल, ये इंडिया के बड़े मैच के मेन बॉलर हैं। तो इनके अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस देना ओमान की, ओमान बहुत कुछ लेके जा रहा है इस आखिरी मैच में। काफी इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि वो टूर्नामेंट को अच्छी तरह फिनिश करें, ताकि गोइंग फॉरवर्ड उनको लगे कि यार हम बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम एज ए यूनिट खेलें। सो बड़ा प्राउड होना चाहिए अगेन ओमान को अपने ऊपर। सो अब ग्रुप स्टेज के हमारे मैच खत्म हो गए हैं। कल सुपर 4 का पहला मैच है, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। बड़ी गेम है और मजा आएगा इस गेम को देखने का। और फिर संडे को जिस मैच का हम सबको इंतजार है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बहुत मजा आने वाला है उस गेम का। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेल डन ओमान।